Hello students, good morning. Myself Rita Das. Again I am here to present a new video. I request all the new viewers to subscribe my channel more and more. Today I am going to teach you the ninth chapter of class 12 political science. The topic is the globalizations. In Hindi it is called the वैश्वीकरण. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पूंजी और किसी भी संपत्ति का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना वैश्वीकरण मानते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं और उसका प्रभाव दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में उसका प्रभाव और उसका महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ता है। वैश्वीकरण का अवधारणा के रूप में हम कह सकते हैं ये एक प्रभाव है। तो वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या मानते हैं? प्रभाव है। प्रभाव कई प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं का प्रभाव हो सकता है, पूंजियों का प्रभाव हो सकता है, विचारों का प्रभाव हो सकता है और श्रम का प्रभाव हो सकता है। विश्व के एक हिस्से से दूसरे अन्य हिस्से में मुक्त रूप से प्रभाव करना को हम वैश्वीकरण मानते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहा जाता है। ये एक बहुआयामी शब्द है। ये ना तो आर्थिक परिघटना, ना सांस्कृतिक परिघटना या राजनीतिक परिघटना में सीमित है। वैश्वीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं। तो वैश्वीकरण के कारण है उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीकी का। ये उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत तरक्की और आपसी जुड़ाव की मान्यता ने वैश्वीकरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इससे लोगों के बीच जुड़ाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। विशेषकर संचार प्रौद्योगिकी ने तो क्रांति ही ला दिया है। इसमें इतनी प्रगति की है जैसे विश्व का एक छोटा सा गांव बन गया है। चंद मिनटों में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में वस्तुएं एवं सेवाएं तुरंत पहुंचाई जा रही हैं और लोगों का जीवन खुशहाल और समृद्ध होते जा रहा है। तो संचार तकनीकी और सूचना तकनीकी के साधन जो है वो है टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना के माध्यम से इतने ज़्यादा ये क्रांति दिखाई दे रही है कि लोग खुशहाल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा है पर्यावरण की वैश्विक समस्या जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। अब वैश्वीकरण का विशेषता क्या है? वैश्वीकरण के कारण ही जो पूंजी है, श्रम है, वस्तु है एवं विचार है, इसका बहुत तेज़ी गति से मुक्त रूप से प्रभाव होते जा रहा है एक देश से दूसरे देश की ओर और लोग बहुत आगे विकास कर रहे हैं। दूसरा है पूंजीवादी व्यवस्था लोग मानने लगे हैं और खुलेपन, बाजार का खुलापन और विश्व व्यापार में वृद्धि आई है। तीसरा है देशों के बीच आपसी जुड़ाव। जितने देश विश्व में हैं सभी देश आपस में मिलकर अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपने विकास कार्य में लगे हुए हैं। चौथा है विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे एंथ्रेक्स, इबोला, कोरोना, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे जो भी मामला सामने आता है उस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग
एवं उसका प्रभाव पड़ता है और वैश्विक सहयोग के कारण से ही वह उसको हम निपट सकते हैं। वैश्वीकरण का उदाहरण। वैश्वीकरण विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। आज हम विदेश की वस्तु जो होती है आज आसानी से हम भारत में देखते हैं। दूसरा है युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। लोग नए अपने देश से पढ़ के दूसरे देश में कार्य कर सकते हैं, उनको कैरियर में बहुत ज़्यादा उपलब्धता अवसर मिल रहा है। तीसरा है किसी भी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। अनेक खुदरा व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से जो बड़ी रिटेल कंपनियां हैं वो आज जो छोटी कंपनियां का जो रोज़गार है वो छीन जाएगा। उन लोगों को ये डर सता रहा है। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई है। जो धनी लोग और धनी होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि ये उदाहरण सकारात्मक भी है एवं नकारात्मक है। तो हम देखे हैं कि वैश्वीकरण का एक सकारात्मक भी पहलू है और एक नकारात्मक पहलू है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव। दूसरा है रोजगार के अवसरों का उत्पन्न होना। तीसरा है तकनीक एवं शिक्षा का आदान प्रदान करना। चौथा है जीवन शैली में परिवर्तन होना। और पांचवा है विश्व के लोगों से जुड़ाव होना। और छठा है आर्थिक मजबूती प्रदान करना एवं आत्मनिर्भर बनना। सकारात्मक प्रभाव के बाद हम लोग नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव है जो लघु और कुटीर उद्योग का धीरे धीरे पतन होना। दूसरा अमीर अधिक अमीर हो जाना और गरीब हो जाना। तीसरा है हमारा जो संस्कृति का पतन होना। चौथा है आर्थिक गतिविधियों का विदेशी कंपनियों का वर्चस्व। और पांचवा है जो पूंजीपतियों का वर्चस्व, उन लोग अपने नियंत्रण में सभी देश को रखते हैं और कार्य करते हैं। वैश्वीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो वैश्वीकरण के 3 प्रकार माना गया है। एक है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक और सांस्कृतिक प्रकार। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रकार की प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ ही कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। दूसरा अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रहा है। और चौथा इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अति आधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया गया है। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व बनते जा रहा है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई है। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रभाव न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम आया है। विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही है। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। और अंत में वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिला है। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है।
लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा आया है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक वैविध्यीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार आई है। रॉक संगीत को पसंद करना आरंभ हुआ है। रूढ़िवादिता का अंत हुआ है। सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना है। विदेशी फिल्मों का चलन हुआ है। भारत और वैश्वीकरण। आज़ादी के बाद भारत ने संरचनावाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने रहे। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति को अपनाया। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशियों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। वैश्वीकरण का विरोध। वैश्वीकरण वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते रहे हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा और तरीकों से हाथ धो देंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी मजदूर, युवा और महिलाएं कार्यकर्ता आते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित और तरीकों का विरोध किया गया। और अंत में ये देखा गया है कि वैश्वीकरण के कारण ही विकास के लिए उत्तरदायी है। नए परिवेश का जन्म हुआ है और सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता बढ़ी है। धन्यवाद।